Good morning, everyone. आज हम लोगों को कुछ डाउट डिस्कस करने का है या आगे सीधे कंटिन्यू करो? लास्ट टाइम होमवर्क दिया होगा ना? डाउट्स हैं? ठीक है, तो पहले हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलस से डाउट है? अच्छा, तो चलो पहले डाउट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे कराता हूँ ना। 1 मिनट रुकना, मैं मॉड्यूल ले आऊँ। चलो फिर बताओ डाउट्स किसमें है। ये अपने मॉड्यूल से डाउट बता रहे हो ना श्रेयस? या जो मैंने पहले एक असाइनमेंट भेजा था, एक दूसरा मॉड्यूल सॉफ्ट कॉपी, उससे बोल लो। श्रेयस, डाउट किससे बोल लो? ठीक है, ओके। तो एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 32। ध्रुविल पहले वो कर लेते हैं, फिर बताते हैं ना। थर्टी टू में देखो क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 फीट डायरेक्टली ओवर एन ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है और इसके ऊपर कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है ना। ये हाइट हमें दी हुई है एच। एच की वैल्यू है 3000 फीट। और इट इज फ्लाइंग विथ स्पीड 300 फीट पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 300 फीट per second. The rate at which it is moving away from the observer when it is at a 500 feet away from the observer. तो आप देखो ये ऐसे फ्लाई करते हुए जब कहीं यहाँ पहुंच गया और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कुछ 500 फीट हो गई, तो उस टाइम पर अगर हम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये हाइट 3000 फीट है ना, तो ये अगर 4000 फीट रहा होगा हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस, तब आप पाइथागोरस से निकालोगे तो ये 5000 फीट आएगा ना। समझ आ रहा है ना? ये वाला डिस्टेंस अभी 5 है, ये 3000 है, ये 4000 होगा, तो ये 5000 आ जाएगा। तो हमें बताना है कि ये कितनी स्पीड से ऑब्जर्वर से आगे जा रहा होगा। देखो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है ऐसे, अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी डी ना। ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच की डिस्टेंस ये होगी ना।
ये हाइट h हो गई और ये कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको ऐसे बोलता हूँ, ये मान लो ऐसे लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को d बोल देता हूँ और इसको कुछ r बोल देता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको? अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लूं तो ये जब आगे जा रहा है तो उसकी वजह से ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा ना। हमें क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी। आर किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में ना। आर किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में। और हमें दिया क्या गया है, यहाँ से अगर हम एक फिक्स पॉइंट ले ले तो इससे कितनी रेट से ये आगे बढ़ रहा है, ये 300 फीट पर सेकेंड आगे बढ़ रहा है। मतलब ये जो स्मॉल डी है वो पर सेकेंड कितना चेंज हो जा रहा है, 300 फीट। तो आपको क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी का रेट ऑफ चेंज, एक सेकेंड में कितना चेंज हो जाएगा, 300 फीट। ये बात समझ आ रहा है? जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है वहां पे, स्मॉल डी। और आपको क्या निकालना है, डी आर बाई डी टी। आर किसको दिखाया गया है, प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस को आर से दिखाया गया है ना। तो हमेशा ध्यान रखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें पहला काम क्या होगा, जो भी जिसका भी रेट ऑफ चेंज पूछा गया है पहले उसके लिए एक फंक्शन लिखो, कोई एक एक्सप्रेशन लिखो जहां पे ये आर आ रहा हो, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम, हालांकि देखो ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब अभी नहीं भी आएगा तो चलेगा, अभी आपको टेस्ट में ये सब मैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा। ये सब काइनेमेटिक्स का यूज है, ये आप अभी आगे पढ़ोगे तो हो जाएगा खुद ही। नहीं, काइनेमेटिक्स से करेंगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है, अभी कैलकुलस से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा लगेगा। अदरवाइज नहीं भी आएगा तो चलेगा ना, वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ टेस्ट में अभी। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना। पहले मैंने ये यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सप्रेशन लिख दिया जिसमें आर आ रहा है ना। आपको पहले एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जहाँ पे आर आ रहा है, फिर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब देखो इसमें हाइट चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पर प्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो क्या हाइट चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है ना। तो हाइट एच स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। अब हमें यहाँ पे आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। हमें पता है कि अगर एक्स के पावर एन आ जाए और इसको डिफरेंशिएट करना है तो नीचे एक्स ही चाहिए होगा ना। तो वैसे अगर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे आर चाहिए होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी आर स्क्वायर अपॉन में डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, चेन रूल लगा दिया। सेम वे में यहाँ लिख देंगे डी डी स्क्वायर बाई डी डी इंटू डी डी बाई डी टी। सही है। अब इन सबको सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r। ये हम लोग सब, ये जो अपना न्यू मॉड्यूल है उसमें एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 32, ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं आज न्यू मॉड्यूल से। तो ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा 2d इंटू डी डी बाई डी टी। ये 2 कट जाएगा, बाकी वैल्यू डाल दो। डी आर बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा डी बाई आर इंटू डी डी बाई डी टी। अब इनकी वैल्यू डालो, स्मॉल डी की वैल्यू अभी कितनी हो रखी है, जब पूछा गया उस टाइम पे, जब पूछा गया उस टाइम पे देखो ये स्मॉल डी की वैल्यू कब कितनी हो रखी है, 4000 ना। जब ये 5000 पे यहाँ पे था तब का पूछा गया है, तो ये 4000 डालेंगे और आर की वैल्यू 5000 डालेंगे। तो यहाँ पे 4000 डालोगे, नीचे 5000, तो 4/5 बचेगा इंटू डी डी बाई डी टी ना। डी डी बाई डी टी हमने ये लिखा हुआ है ना 300। तो ये आ जाएगा 240 फीट पर सेकेंड। ठीक है, सबको समझ आया क्या किया।
33 भी करना है, चलो वो भी कर लेते हैं। ये पेज नंबर 1.43, आयुष पेज नंबर 1.43 न्यू वाले मॉड्यूल की बात चल रही है ना। एक पहले जो दिया था कैलकुलस का असाइनमेंट वो नहीं, ये दूसरा वाला मॉड्यूल है। थर्टी थ्री में देखो क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प इज एट अ हाइट ऑफ 20 फीट अबव द फ्लोर, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द सेम हाइट एज द लैम्प। मान लो कोई हाइट पर लैंप लगा हुआ है और सेम हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को गिराया गया, ये हमें हाइट दिया हुआ है 20 फीट, और जो ये जहां से गिराया जा रहा है उनकी हाइट सेम है बट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 फीट। The speed of the shadow of the object on the floor when it has fallen through a height of fallen through 16 फीट। तो देखो जब ये नीचे को 16 फीट गिर चुका होगा, कहीं यहाँ पर आ चुका होगा, तो उस टाइम पे शैडो की स्पीड पूछी जा रही है। शैडो कहाँ बन रहा होगा उस टाइम पे, लाइट जो ऐसे आ रही होगी वो ऑब्जेक्ट से रुक जाएगी, तो इसी लाइन पर आगे यहाँ पे इसका कहीं शैडो होगा। शैडो कैसे बनाते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट है उस स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देंगे ना, तो उस लाइन पे जो लाइट होगी वो नहीं आ पा रही होगी यहाँ फ्लोर पे, बाकी जगह लाइट आ रही होगी, तो यहाँ शैडो बनेगा। तो इसके नीचे गिरने की वजह से लगातार क्या हो रहा होगा, शैडो मूव कर रहा होगा ना लास्ट में जब, और शैडो किधर को मूव कर रहा होगा, देखो जब ये यहाँ पर रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ होगा तो ऐसे लाइन बनाओगे तो शैडो कहीं इधर आएगा, फिर जैसे जैसे नीचे आता जाएगा शैडो इधर आता जाएगा ना, और लास्ट में जब ये यहाँ आके गिरेगा तो वहीं पे उसके नीचे बोलोगे शैडो है। नहीं, ये इधर आ रहा है, शैडो इधर आ रहा है। सबको ये बात समझ आ रही है, शैडो इधर आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है। और आपको बोला गया है कि जब ये 16 फीट नीचे आ चुका होगा ना, 16 फीट जब नीचे आ चुका होगा उस टाइम पे हम इसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी हो चुकी होगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू जीरो है, टू ए की वैल्यू कितनी डाल देंगे, कुछ नीचे को जा रहा है, जी की वैल्यू फीट में 32 फीट होता है ना, तो नीचे को कुछ जी गया और नीचे को डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, तो ये 2 इंटू जी की वैल्यू फीट में 32 होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये 64 इंटू 16, तो इसका मतलब वी अभी कितना हो रखा है 8 इंटू 4, 32 फीट पर सेकेंड। तो हमें देखो क्या मिल गया, मान लो ये वाली हाइट को हम लोग अभी वाई बोलते हैं, तो हमें वाई का रेट ऑफ चेंज मिल गया ना, नीचे जाने की वजह से वाई चेंज हो रहा है ना, और कितने रेट से चेंज हो रहा है, वन, ये 32 फीट पर सेकेंड से। ये सबको समझ आया यहाँ तक, अभी हमें क्या मिला है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, ये स्पीड पता है, ये स्पीड मतलब अगर मैं यहाँ एक फिक्स पॉइंट ले लूं, यहाँ पे हमने एक फिक्स लेवल ले लिया है ना, तो यहाँ से जो भी नीचे जा रहा होगा इसके नीचे जाने से वाई चेंज होगा ना, और अगर एक सेकेंड में वो अभी 32 फीट जा रहा है तो मतलब एक सेकेंड में वाई कितना चेंज हो जाएगा 32, तो हमें डी वाई बाई डी टी पता है। ठीक है, क्लियर है। और हमको निकालना क्या है, हमको एक फिक्स पॉइंट से शैडो की डिस्टेंस ले लेंगे, मान लो हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, ये डिस्टेंस अगर एक्स है, ये पॉइंट अपनी जगह फिक्स है ना यहाँ पर, तो अब ये इधर आ रहा होगा तो क्या चेंज होगा, एक्स चेंज होगा ना, तो एक्स का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसी को बोलोगे आप शैडो की स्पीड ना, शैडो की स्पीड मान लो निकालना है वी एस, तो वी एस शैडो की स्पीड कैसे निकालोगे, डी एक्स बाई डी टी करके ना, यहाँ पे एक्स डिक्रीज कर रहा होगा ना, तो डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो माइनस में आएगा, ये जब शैडो इधर को आएगा, शैडो इधर आ रहा है तो एक्स डिक्रीज हो रहा है, जब भी कोई डिक्रीज होता है तो उसका रेट ऑफ चेंज माइनस में आता है, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रहा है जैसे वाई इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज प्लस में आएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है।
हमको यहाँ क्या दिया और क्या निकालना, पहले ये प्रॉब्लम में क्लियर है सबको? हमें dy बाय dt दिया है और dx बाय dt निकालना है। ये सब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी दिक्कत आती है इनमें, बट धीमे धीमे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे आपको ये सब चीजें इजी लगने लगेंगी। सुमिति अभी देख लेना, तू जो डाउट पूछ रही थी वो फिर मैं अभी करा दे रहा हूँ ना। तुझे भी इसी सब में डाउट है ना? तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमें अब पहले, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें dx बाई dt निकालना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि x का कोई रिलेशन लिखा जाए, कोई एक रिलेशन आ जाएगा जिसमें x होगा, फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx बाई dt आ जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, रिलेशन लिखना है। अब रिलेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हम ऐसे एक रिलेशन सोच सकते हैं, ये ये जो हाइट गिवन है ये फिक्स है ना, ये पूरी हाइट फिक्स है, टोटल हाइट कितनी है 20 फीट। इसमें ये वाई चेंज हो रहा है बट हाइट चेंज नहीं हो रहा है ना, लैम्प की हाइट फिक्स है। तो हम यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल सोच सकते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू है, सॉरी हाँ सिमिलर है टू ट्रायंगल सी डी ई। ना इसमें देख लो ये वाला ट्रायंगल दोनों के अपोजिट एंगल है, ये 90 है, ये 90 है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनमें जो बेस और हाइट का रेशियो होगा वो हम सेम कर सकते हैं ना। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो हम मान लो इसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो सेम वे में इस वाले ट्रायंगल में ये हाइट होगा, ये बेस होगा, तो दोनों के हाइट और बेस का रेशियो सेम कर देंगे ना, हाइट और बेस का रेशियो। तो यहाँ पे हम हाइट लिखे अगर ट्रायंगल ए बी सी का तो कितना लिखेंगे y, और बेस कितना है d। फिर ट्रायंगल सी डी ई में देखेंगे तो हाइट कितना बोलेंगे h माइनस वाई, और बेस कितना बोलेंगे x। ये समझ आ रहा है, ये वाला हाइट है हमारा h माइनस वाई और ये बेस है x। अब देखो हमने एक रिलेशन लिख दिया ना, यहाँ जो गिवन सिचुएशन थी उसको लेते हुए हमने एक रिलेशन लिख दिया x का। अब यहाँ पे हमें y का रेट ऑफ चेंज पता है और x का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू h माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू डी एच बाय वाई माइनस वन ना, ऐसे आ जाएगा ना। ये रिलेशन सबको समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? देखो आयुष, हमेशा जब भी हम कहीं पे रेट ऑफ चेंज निकाल रहे होते हैं ना, तो हमेशा रेट ऑफ चेंज निकालने में आपको पहले सिंबल में चीजें लिखनी पड़ती हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद उनकी वैल्यू डालनी पड़ती है ना। अगर आप पहले ही वैल्यू डाल दोगे तो कांस्टेंट बन जाएगा। अब वो चेंज हो रहा है लेकिन आपको कांस्टेंट दिखेगा, तो आपको फिर डिफरेंशिएट करके आप उसको जीरो लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे y तो चेंज हो रहा है ना, y यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर मैं 16 फीट लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा कि y कांस्टेंट है ना। तो जो भी चीजें जब चेंज हो रही होती हैं तो उनको हम पहले सिंबल में लिखते हैं, फिर पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में जाके उनको वैल्यू डालते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं ना, इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आएगा, dx बाय dt इक्वल टू d। अब देखो कांस्टेंट है ना, d चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 फीट है, वो कांस्टेंट है। h बाहर आ जाएगा, 1/y का डिफरेंशिएशन, h भी कांस्टेंट है, तो ये 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर आएगा इंटू dy बाई dt, और 1 का 0। ये यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ा, वो समझ आया, जैसे भी लास्ट टाइम लगाया था। 1/y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा ना। अगर आपको मान लो 1/y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, नीचे dy लिखना पड़ेगा इंटू dy बाई dt। नहीं, यहाँ पे मैंने dy लिखा है इंटू dy बाई dt, dy बाई dt रह गया, और 1/y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ?
देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये वर्ड प्रॉब्लम का आपको लोड नहीं लेना है ना, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ये एकदम स्टार्टिंग में दे दी गई चीजें, इनके लिए थोड़ा आपको और भी फिजिक्स का नॉलेज लगता है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, जितना समझ है उतना ट्राई करो करने का ना। भावेश लास्ट स्टेप में देख, मैंने को क्या करना था, मुझे को दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इधर टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगा तो dx बाई dt आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल डी एच कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले d बाहर आएगा, इसका करूंगा। जब इसका करूंगा तो इसमें h बाहर आ जाएगा, y का करना पड़ेगा, वन बाय वाई का। वन बाय वाई का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा? वन बाय वाई का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के लिए हमें y के पावर -1 लिख देंगे, वन बाय वाई को नीचे dy इंटू डी वाई बाई डी टी, ऐसे चेन रूल लगाना पड़ेगा। फिर इसका आ जाएगा। टेस्ट में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे ना, क्योंकि अभी हमारा ये पर्पज नहीं है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए, अभी हमारा बस पर्पज है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ जाए। तो ये ऐसे आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी टी। भावेश देखिए यही लिखा है ना, y के पावर -2 को नीचे ले गए हैं, तो वन बाय वाई स्क्वायर हो गया है। नहीं, ये क्या हो जाएगा, वन बाय वाई स्क्वायर, माइनस आगे रहेगा, तो यही चीज लिखी है। ये सब कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ गए ना, वन का डिफरेंशिएशन 0 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा dx बाय डी टी इक्वल टू डी एच बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी। अब इन सब की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू कितनी हो रखी है 5, h की वैल्यू कितनी हो रखी है, फिक्स है ना 20, y की वैल्यू कितनी हो रखी है जब पूछा गया है 16, और dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो रखी है 32 ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -100 इंटू 32 अपॉन में 16 इंटू 16, तो 16 से ये कट हो जाएगा 2, फिर 2 से ये कट हुआ 8, फिर 8 से कट करेंगे, 4 से कट किया तो 2 आ जाएगा, ऊपर 25, तो -12.5 आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्स डिक्रीज कर रहा था ना, इसलिए माइनस आया है। समझ आ रहा है? देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें कर रहे हैं ना, हमें देखो पहले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लिखना पड़ता है कि क्या क्या गिवन है, फिर क्या निकालना है, फिर उसको रिलेट करना पड़ेगा एक रिलेशन लिख करके, फिर एक बार रिलेशन लिख दिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो जो गिवन होगा वो डालेंगे तो अननोन वाला आ जाएगा। अबे वैभव ऐसे मत कर भाई, पूरा सम एक्सप्लेन कराएगा, जहां डाउट है वो पूछना, अनम्यूट कर, फिर तेरा डाउट सुनता हूँ। टाइमली ज्वाइन किया था तूने, लेट ज्वाइन किया था? अनम्यूट करना वैभव। हेलो सर। हाँ वैभव, कहाँ से ज्वाइन किया था तूने? सर वो ट्रायंगल वाले से। ट्रायंगल से किया था? हाँ वो ABC। अरे यार भाई, लेट मत किया कर यार, पूरा एक्सप्लेन कराएगा फिर से, सब बच्चे बाकी बोर हो जाएंगे। सर शॉर्टली कर दो। देख ये क्वेश्चन था कि एक लैंप था, इससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 फीट पर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया गया तो अब ये स्पीड में नीचे गिरेगा। तो जब ये 16 फीट गिर चुका है, टोटल हाइट कितनी थी लैंप की 20 फीट, 20 फीट से गिराया गया है, तो जब ये 16 फीट गिर चुका होगा, उस टाइम पे इसके शैडो की स्पीड पूछी गई है। शैडो कहाँ बनेगा, अगर ये 16 फीट गिर के यहाँ आ चुका है, तो इसी लाइन में जहां से ऐसे लाइट जो आ रही होगी, लाइट तो हर तरफ को जा रही होगी ना लैंप से, तो इस लाइन में जो लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरेगी वो पीछे यहाँ पे फ्लोर पे नहीं गिर पाएगी ना, तो फ्लोर पे अंधेरा दिखेगा, बाकी जगह तो लाइट आ रही होगी, तो यहाँ उसका शैडो दिख रहा होगा ना। तो हमें शैडो की स्पीड बतानी है, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा वैसे वैसे शैडो इधर आता जाएगा ना? अभी मान ले शुरू में जब ये यहाँ पे था ना, अभिषेक समझा रहा हूँ, सुन ना भाई। अभिषेक ये देख, मैंने लिखा है ना एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 33, मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, मॉड्यूल का है ना ये, मॉड्यूल ले लिया है ना तूने? अभिषेक नहीं लिया, अरे यार कब लेगा, बाहर आ रहा है तू, नासिक में नहीं है?
ओके ओके, ठीक है। कुछ अरेंज करने यार, इतने दिन तक बिना मॉड्यूल के कैसे पढ़ेगा? कोई को बोल यहाँ पे जो हो तेरे नोन, या कोई को बोल आके ले जाए। कहाँ पे रहता है तू? शिरडी। शिरडी तो यार अप डाउन कर सकता है मॉड्यूल के लिए एक दिन। या कोई हो यहाँ नोन, उनसे बोल दे लेके भेज दे तुझे। चलो देखो इधर, तो इसमें क्या था, यहाँ पे शैडो बन रहा था ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा तब फिर शैडो, ऐसे लाइट आ रही होगी यहाँ आएगा शैडो ना, फिर एकदम जब ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचेगा तब तक शैडो इधर पहुंच चुका होगा। तो शैडो इधर को आ रहा है ना, ये हमने ग्राउंड पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया है। यार मेरे पास पीडीएफ है नहीं यार, और ये इतने सारे पेज को स्कैन कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। देखो काइनेमेटिक्स का तो है ही है तुम लोगों के पास मॉड्यूल, और ये कैलकुलस का भी मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजा हुआ है, तो ये वाला अगर आप छोड़ भी दोगे अभी तो चलेगा ना। कैलकुलस ऑलरेडी तुम लोगों ने कर लिया है, एक मॉड्यूल तो हम लोगों ने किया ही ना, एक्सरसाइज 1 2, उसके भी वर्ड प्रॉब्लम वो सब हमने किए थे, वो अपना पुराना वाला जो मॉड्यूल था उससे। तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि ये वाला भी करना है, और काइनेमेटिक्स का तो मॉड्यूल है ही है तेरे पास, तो अभी काम चल जाएगा, लेकिन बीच में टाइम मिले तो कुछ अरेंज कर उसको लेने का। टेस्ट के लिए तो आप जो अपना पुराना भी मॉड्यूल दिए हैं ना, उसमें बस एक्सरसाइज 1 अच्छे से कर लो, 2 कर लो, बस उतने से ही हो जाएगा। वो हम लोगों ने सब डिस्कस भी कर लिया था पुराना वाला मॉड्यूल। तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था, तो मुझे ये पूछा गया था शैडो की स्पीड क्या है ना, मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया है, वहां से इसकी डिस्टेंस को एक्स से दिखाया है। ये पूरी हाइट स्मॉल एच है, और जब ये 16 फीट पे आ गया तो वो वाई दिखाया है। इसके नीचे गिरने से क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा ना, हाइट तो कांस्टेंट है इसकी। तो मैंने 16 फीट गिरने के बाद का स्पीड निकाला है, कितना स्पीड हो चुका होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g 2as लगा दिया ना। एक्सेलरेशन माइनस जी है, और डिस्प्लेसमेंट नीचे को -16 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ प्लस लिखा है। जी की वैल्यू फीट और सेकेंड में 32 होता है ना, 32 फीट पर सेकेंड, तो जी की वैल्यू डाल दी गई है, और यहाँ पर ये वाई डिस्प्लेसमेंट डाल दिया गया है, तो वी स्क्वायर, तो स्पीड आ गई है हमें। ये स्पीड की वजह से क्या होगा, वाई चेंज होगा ना, ये नीचे को अभी कितनी स्पीड से जा रहा है, 32 फीट पर सेकेंड। 32 फीट पर सेकेंड का मतलब हुआ कि वाई का रेट ऑफ चेंज है, अगर एक सेकेंड में ये 32 फीट जाएगा तो मतलब वाई कितना चेंज हो जाएगा एक सेकेंड में, 32 फीट पर सेकेंड ना, तो ये वाई का रेट ऑफ चेंज दिया है। फिर हमने एक्स का रिलेशन लिखा, क्योंकि मुझे एक्स का रेट ऑफ चेंज चाहिए, dx बाई dt, वही शैडो की स्पीड होगी। तो उसके लिए मुझे हमेशा ध्यान रखो, कोई की भी स्पीड पूछी जाती है तो उसका आपको कोई एक फिक्स पॉइंट से पोजीशन लिखना पड़ता है, और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो जैसे मैंने इसकी स्पीड को कैसे लिखा, एक फिक्स पॉइंट से ये y लिया, और y का डिफरेंशिएशन स्पीड है। इसकी स्पीड x में चल रहा है तो एक फिक्स पॉइंट से x में डिस्टेंस लिया, और उसका डिफरेंशिएशन शैडो की स्पीड है। पोजीशन का डिफरेंशिएशन ही वेलोसिटी होता है ना। तो अब x की वैल्यू मैंने निकाली, ये दो ट्रायंगल सिमिलर थे तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया है, और x निकाला, फिर x को डिफरेंशिएट कर दिया है, तो इससे शैडो की स्पीड आ गई है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है ये सब। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? चलो अब ये इंटीग्रेशन वाले डाउट देख लेते हैं। ये 51 भी पूछा था, कोई ने तो पूछा था, शायद नैनेश ने पूछा था। नैनेश तेरे को इंटीग्रेशन में तूने पूछा है ना 51 शायद। हाँ श्रेयस, ठीक है, तो वो भी बता देता हूँ ना। अच्छा हाँ, से नैनेश के पास तो मॉड्यूल ही नहीं है। कोई नहीं नैनेश, जो अपने पास पुराना वाला है ना वो अच्छे से रिवाइज कर लो ना, टेस्ट तो उसी से हो जाएगा। तो देखो ये 51 में ये बोला गया है cosec x अपॉन में log ऑफ
tan x/2 into dx। हाँ भावेश, देखता हूँ ना, अभी पहले इधर एक्सरसाइज का कर लेते हैं, फिर उधर का देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 51 में हम लोग ने देखो देखा था ना कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में ऐसी सिचुएशन आए कि कोई एक फंक्शन है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है एफ एक्स और एफ डैश एक्स, तो हम एफ एक्स को कुछ टी मान लेंगे तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन जाएगा। याद है ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन में किया था। तो आपको इस क्वेश्चन में यही देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा है क्या एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन। तो ये देखो, ये नीचे वाला जो टर्म है वो एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस एक एक्स आएगा। करके देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं। अगर हम मान लो लॉग, हाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अगर लॉग tan x/2 को हम कुछ t मान लें। अब अगर हम दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मान लो d/dx करें, log tan x/2 को दोनों साइड में हमने x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर का फंक्शन क्या है, log वाला फंक्शन है, log के अंदर tan वाला फंक्शन है, फिर उसके अंदर x/2 है। तो इंटीग्रेशन कैसे, ये सॉरी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हमें x के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो जब तक x नहीं मिल जाएगा तब तक हम करते रहेंगे ना। सबसे बाहर वाला फंक्शन, फिर tan का, फिर x/2 का। सबसे बाहर फंक्शन क्या है, log फंक्शन है। log फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/tan x/2। फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, tan x/2। tan x/2 का कितना आएगा, tan x का करोगे, tan x का कितना आएगा, sec स्क्वायर x/2। फिर उसके अंदर क्या है, x/2, x/2 का करोगे तो 1/2। ये सबको समझ आया यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/tan x/2। tan x/2 को लिखोगे sin x/2 अपॉन cos x/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 को लिखोगे 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, ये इक्वल टू dt/dx। श्रेयस देखो चेन रूल, आपने चेन रूल देख लिया, श्रेयस चेन रूल आपने कंप्लीट कर लिया है। तो चेन रूल की मैंने अलग से भी प्रैक्टिस कराई हुई थी, अलग से भी पढ़ाया, वो वाला वीडियो शायद तूने नहीं देखा होगा अभी चेन रूल का। मैं आज वो भी भेज दूंगा तुझे ना, चेन रूल का एक बार मेरा वाला वीडियो भी देख लेना, तूने लास्ट में ज्वाइन किया है ना। तो देखो चेन रूल में क्या होता है कि जैसे ऐसे फंक्शन है, सबसे बाहर फंक्शन लॉग फंक्शन है, फिर tan x/2 है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लास्ट में जब तक x नहीं मिल जाएगा तब तक हम डिफरेंशिएट करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे हम फंक्शन देखते हैं, सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, लॉग, लॉग के अंदर tan, tan के अंदर x/2। तो हम लास्ट तक ऐसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो सबसे पहले लॉग है, लॉग के अंदर ये जो भी है उसको हम कुछ x मानेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो जो भी यहाँ है वो लिख देंगे। फिर tan का करेंगे, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और sec tan के अंदर जो है वो यहाँ लिख देंगे। फिर अंदर था x/2, तो x/2 का 1/2। ऐसे हमने कर दिया ये पूरा। यहाँ पे तुझे दिक्कत होगी, ये चेन रूल का थोड़ा वीडियो देख लो तो और क्लियर होगा ना। थोड़ा तो तूने देखा ही होगा, एसएसपी सर वाले में है चेन रूल, बट मैंने और प्रैक्टिस करा दी थी फिर। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos x/2 है तो ये कट हो जाएगा ना। अब देखो नीचे क्या रह जाएगा, 1/2 sin x/2 cos x/2, ये बराबर आ जाएगा dt/dx। जो देखो नया स्टूडेंट है वो उतना लोड नहीं लेना अभी टेस्ट का ना, जो एकदम जैसे श्रेयस है, ये जो लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हुए हैं,
इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी टेस्ट में नंबर कम भी आए तो चलेगा, अगर आप नहीं भी दोगे टेस्ट तो चलेगा ना, अभी आप पहले अच्छे से सारा चीज कर लो जो अभी तक पढ़ाया गया है। जो शुरू से ज्वाइन कर रखे हैं उनको देना है टेस्ट ना, मेनली अभी उनके लिए ही है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 sin a cos है, इसको क्या लिखोगे, 2 sin a cos a को sin 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा। फिर 1 अपॉन साइन एक्स का वो आप क्या लिखोगे, cos x, और dx को इधर ले आओगे, तो समझो ये cos x इंटू dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt। अब देखो यहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा लंबा डिफरेंशिएशन था, इसलिए तो ना दिख नहीं रहा था कि भाई ये क्या cos x है ऊपर, मतलब ये fx और ये f डैश x है। तो थोड़ा उसके लिए वही प्रैक्टिस के साथ आपको धीमे धीमे चीजें दिखने लगेंगी कि अच्छा ऐसा कुछ है यहाँ पर ना, समझो प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ आने लगेंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है वो तो अब तुम लोग देख लेते हो ना, ये थोड़ा ट्रिकी था इसलिए नहीं दिखा होगा। और बताओ फिर कौन सा था, 52 बोला था ना, आगे तो हो जाएगा ना, अब ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर ये dt बन जाएगा, नीचे ये t हो जाएगा, 1/t dt, तो log t, समझो ना, t की वैल्यू डाल देंगे, फिर आगे का तो काम हो जाएगा आराम से। भावेश हाँ, इधर का कर लेने दे फिर उधर का करते हैं ना, पहले इधर एक्सरसाइज का कर लेते हैं फिर इन टेक्स्ट का करेंगे। 52, अबे अभी तो पूछा, अभी हो गया, क्या किया भावेश इसमें श्रेयस, 52, ठीक है, बाकी लोगों को भी डाउट है ना तो कर लेते हैं। पार्थ यार, ओल्ड मॉड्यूल का सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसका तूने डिस्कशन अटेंड किया था क्या, ओल्ड मॉड्यूल का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 2 का 25 मेरे हिसाब से हो गया होगा वो सब, लगे तो अगर नहीं अटेंड किया तो मेरे पास वो रिकॉर्डेड होगा शायद, मैं भेज दूंगा तुझे। पार्थ बता तूने किया था कि नहीं अटेंड, ठीक है, तो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग होगी ना लास्ट वाले मॉड्यूल के डिस्कशन की, तो जिसको भी वो पुराने वाले मॉड्यूल के डाउट डिस्कशन चाहिए होंगे वो, अच्छा रिकॉर्डिंग अपलोड की है, ठीक है, तो फिर भी जिनको नहीं ध्यान रहा होगा वो बोलना मुझे, मैं भेज दूंगा ना। तो अब ये वाला कर लेते हैं 52 वाला, 52 वाले में देखो क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx, देखो ऐसे दिया है। अब देखो अगर आप इसको cos x को ऊपर ले जाओगे तो आपको दिखने लग जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है, cos x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 माइनस tan x का स्क्वायर इंटू dx। अब मैक्सिमम लोगों को अब दिख गया होगा कि यहाँ क्या होगा। अब देखो अगर मैं 1 माइनस टेन एक्स इस नीचे वाले पूरे फंक्शन को t मान लो तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आएगा। चमक रहा है क्या हो रहा है अब, तो अब नीचे वाले को t पकड़ लो, स्क्वायर नहीं ना, केवल 1 माइनस टेन एक्स को t पकड़ो तो नीचे वो t स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा ना, एफ डैश एक्स डी एक्स, तो ऊपर dt का टर्म बनेगा, माइनस का ध्यान रखना ना वो साइन वगैरह, हो जाएगा 52। बाकी अभी जो भी वर्ड प्रॉब्लम है वो छोड़ के बाकी पूछ लो डाउट में, इन टेक्स्ट का बोल रहे थे, एक्सरसाइज में देख लो, अभी 1 2 में और कोई डाउट है, एक्सरसाइज 1 2 में कोई डाउट है तो बताओ। एक्सरसाइज 1 का 828, अच्छा
आदित्य वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं पूछो। और ये वाला प्रॉब्लम ना लास्ट मॉड्यूल में भी था, वो ये मैंने क्लास में एक बार लिया हुआ है ना, ये अपना डाउट डिस्कशन में रिकॉर्डिंग में देखोगे तो मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1 का 28 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, अभी वो नहीं करो। और ये एक बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के बाकी डाउट कर लो ना। तो फिर इधर नहीं है, फिर इंटेक्स में चलें। भावेश इंटेक्स 3 बोल रहा था ना, इंटेक्स 3 पेज नंबर बताएं, इंटेक्स 3 का पेज नंबर क्या है? मिल गया, इंटेक्स 3 पेज नंबर। हाँ ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बोला था भावेश? क्वेश्चन नंबर बता। 2। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है भावेश यार। तूने अपना सारा अटेंड कर लिया है ना ये वीडियो जो भी है? देख 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 1 से 4 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें हम देखो क्या कर लेंगे, x की पावर -2 लिख देंगे 1/x² को। डेफिनेट इंटीग्रेशन भावेश समझ आया है ना तुझे क्या होता है? अब देखो यहाँ क्या कर लेंगे, x के पावर -2 है तो इसको x के पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे ना, पावर में एक ऐड करेंगे, नए पावर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ नीचे -1 आया, -1 कॉमन कर लो ना, ये आ जाएगा ऊपर x के पावर -1, x के पावर -1 मतलब 1/x। क्वेश्चन गलत है तेरे मॉड्यूल में, सबके मॉड्यूल में यही है ना क्वेश्चन? अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सुमिति तेरे में भी है क्या ऐसा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक? अच्छा अच्छा ओके। अच्छा ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, वही मैं भी सोचूं यार ऐसा क्वेश्चन कैसे डाउट पूछ रहा है। ठीक है, अभी समझ आ गया ना, ये लिखा हुआ है ना? ओके ओके ठीक है भावेश, समझ गया। फिर फोर्थ बोल रहे थे। ये देखो x sin 2x dx है। अब ये कौन बताएगा कैसे करना चाहिए ये यार? तो श्रेयस डाउट पूछना बनता नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, अपन ने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया था ना, मल्टीप्लिकेशन, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं। तो आइलेट लगा के कर लेंगे इसमें। आइलेट में क्या क्या होता था, अगर हम इसमें देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक आ गया ना पहले, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, बाय पार्ट लगा के कर लो मल्टीप्लिकेशन वाला। नेक्स्ट बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इंटेक्स एक्सरसाइज का ही, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का, इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाले में देखो tan x का डिफरेंशिएशन, ये उसी इंटेक्स का 3 का सिक्स्थ है ना, tan x dx।
तो देखो tan x को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin x बाई cos x। अब ये समझ आ रहा है भावेश, अब क्या कर सकते हैं, नीचे देख cos x है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, नीचे cos x है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको fx, ये fx है, ये f डैश है ना, इसको t मान लेगा तो ऊपर dt आ जाएगा। ठीक है, अबे आयुष आइलेट तो वहां पे किया करो जहां प्रोडक्ट का है, ये तो नॉर्मली हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, और है कोई डाउट? चलें फिर आगे स्टार्ट करें पढ़ाई। अच्छा हाँ, अब काइनेमेटिक्स वाले डाउट कर लेते हैं। चलो हाँ, वो बताओ अब। ग्राफ में लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसके डाउट बता दो अब। इलस्ट्रेशन 29। इलस्ट्रेशन 29 तो आज मैं जो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसका पहला प्रॉब्लम यही होगा ना, तो ये अभी मैं पढ़ाऊंगा। और बताओ इसके अलावा। पार्थ, अभी ये इलस्ट्रेशन 29 मुझे आज जो पढ़ाना स्टार्ट करना है उसमें यहीं से स्टार्ट ही करना था मुझे। फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 किसका बोल रहे हो, इसी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का? भावेश, 8th इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 का बोल लो। भावेश, ये 8th वाला अपन ने जो एक लास्ट प्रॉब्लम दिया था, देखो ऊपर से एक बॉल गिराई थी और v और h का ग्राफ बनाना है, ये वही वाला है ना? तो वो भी अभी अपन को करना है ना, आज वो भी डाउट डिस्कस करना है। तो वो अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अभी तो वो करेंगे। भावेश समझ है ना, अपन ने लास्ट में ये वाला एक बोला था घर से बनाना है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेवेंथ, सेवेंथ देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हिच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट v और x का वही सेम ग्राफ है, v डिस्प्लेसमेंट वर्सेस v का ग्राफ बनाना है सेवेंथ में। अपन आज वही करने वाले हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस v का ग्राफ बनाना भी अपन को करना था। नाइन्थ देख लेते हैं। देखो आपको यहाँ पर स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए आप देखोगे कि स्लोप सबसे ज्यादा कहाँ पर है ना, जो आपको ग्राफ दिया हुआ है नाइन्थ में उसमें देखोगे कि लाइन सबसे ज्यादा खड़ी कहाँ पे हो गई, वर्टिकल कहाँ जा रही है। तो सबसे ज्यादा देखो सी डी वाले पार्ट में गई है, सी टू डी में ना। तो सी टू डी में लाइन का स्लोप निकाल लो। ध्रुवील समझ है, सी टू डी वाले पार्ट में लाइन का स्लोप निकालना है ना, ए टू बी फिर बी टू सी फिर सी टू डी फिर ऐसे। तो ये सी टू डी वाले पार्ट में तो आपको यहाँ का स्लोप निकालना है। ये tan थीटा निकाल लो, ये हाइट देखो कितनी है, ये बेस कितना है, tan थीटा आ जाएगा, वही एक्सेलरेशन हो जाएगा। हो जाएगा ध्रुवील?
ठीक है बच्चों, फिर ये हो गया डाउट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां पे लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे ना। तो लास्ट टाइम हम लोग ग्राफ का मैंने एक प्रॉब्लम दिया था आप लोगों को करने के लिए कि अगर हम लोग एक पार्टिकल को ऊपर को फेंकते हैं विथ स्पीड u, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। वैल्यू तो नहीं दिया था ना, सिंबल में ही बोला था सॉल्व करने को, शायद मुझे याद नहीं है। तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे लौट के आएगा। और वापस जब आएगा तो इसकी फिर से स्पीड नीचे को हो जाएगी, बट नीचे को हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा u। तो यहाँ पे हमें v का h के साथ ग्राफ ड्रॉ करना था, v का h के साथ। अच्छा वैल्यू भी दिया था, ठीक है अभी सिंबल में ही कर देता हूँ ना, वैल्यू वगैरह डाल देना तुम लोग खुद ही। तो हमें u का h के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जिन दो के बीच में भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ यहाँ पे किसके किसके बीच में था, v का h के साथ ना। कोई भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और हाइट का क्या रिलेशन बन रहा है। तो जिनके जिनके बीच में भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा, आप पहला काम क्या करोगे, उनके बीच में रिलेशन लिखोगे। ये बात समझ आ रही है, पहला काम हमारा क्या रहता है, हमेशा रिलेशन लिखना। तो v और h में रिलेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू ऊपर को है तो प्लस में डालेंगे, प्लस 2a, की वैल्यू माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट कोई भी टाइम पे मान लो कुछ कहीं भी जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना। वो चाहे ऊपर जा रहा हो या लौट के नीचे आ रहा हो, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमेशा प्लस में ही h दिखेगा। ठीक है समझो ना, यहाँ पे भी है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से प्लस में ही h दिखेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ प्लस h हुआ। तो v और u में रिलेशन क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब हमें इस रिलेशन का ग्राफ बनाना है। इसमें देखो यू स्क्वायर 2g ये सब कांस्टेंट है ना। ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, v और h के टर्म में, मतलब ये वेरी कर रहे हैं v और h। u तो एक बार स्पीड दे दी इसकी, तो ये फिक्स कोई वैल्यू है ना, g की वैल्यू भी फिक्स है, तो ये सब कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं v और h के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो ये रिलेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला को ना। v का मैक्सिमम पावर कितना है, v का मैक्सिमम पावर है 2 और h का मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो ये क्या हो रहा है, पैराबोला ना, जिसमें एक का मैक्सिमम पावर 1 और एक का 2 रहेगा, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अब पैराबोला में जिसका पावर 1 रहता था उसको हम एक साइड लिखते थे ना, बाकी सब दूसरे साइड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमें ग्राफ बनाते नहीं आएगा ना, हमें क्या करना चाहिए, h का पावर 1 है तो h को एक साइड लिखो, बाकी सब दूसरे साइड। याद है हम ऐसे लिखते थे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिसका पावर 1 रहता था उसको अकेले लिखते थे ना लेफ्ट साइड में। तो यहाँ h का पावर 1 है ना, तो उसको अलग कर लेते, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2gh इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ना, वी स्क्वायर को इस साइड कर लिया। फिर h को ऑप्शन 1 रखना है ना, तो 2g से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा h और v में रिलेशन आ गया। अब देखो हमें जो ग्राफ बनाना है वो h और v में बनाना है। अगर हमने h को y एक्सिस पे दिखाया है और v को x एक्सिस पे दिखाया है ऐसे, तो ग्राफ का माउथ हमें किधर को ओपन करना है, h का पावर 1 है ना, जिसका पावर कम रहता था उधर को माउथ ओपन करते थे ना। तो या तो ये h वाले एक्सिस, मतलब या तो ऊपर को माउथ ओपन होगा या नीचे को माउथ ओपन होगा। ये बात सबको क्लियर है ना, या तो नीचे को माउथ ओपन होगा या ऊपर को। फिर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब यहाँ वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट क्या है, ये निगेटिव। कॉफिशिएंट निगेटिव है मतलब कौन से एक्सिस में माउथ ओपन करेंगे, नीचे के साइड या ऊपर के साइड, नीचे के साइड ना, नीचे के साइड ओपन करना है माउथ। अब हम लोग इसके बाद पॉइंट्स देखेंगे कि इसको कहाँ कहाँ पे, अब जैसे नीचे की साइड यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो पॉइंट्स देखेंगे कहाँ कहाँ पे कट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एच को 0 डाल देंगे, क्योंकि v को जहां जहां कट करेगा वहां h 0 होगा ना, तो h को 0 डाल देते थे।
h को 0 डाल दिया, तो 0 इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g प्लस u स्क्वायर बाई 2g। 2g कॉमन होके इधर आ जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस u ना, v की दो वैल्यू आएंगी ना, प्लस u और माइनस u, प्लस u और माइनस u ना। तो यहाँ पे प्लस u और यहाँ पर माइनस u। तो अब हम इनसे पास कराता हुआ ऐसे ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे प्लस u है, ठीक है, ये समझ आ रहा है सबको। अब देखो इसमें जो ग्राफ स्टार्ट हुआ था, तो इसमें जो हम एरो बनाएंगे कि किधर को जा रहा है ये जब यहाँ पे ऐसे एरो बनाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, जब जर्नी देखो स्टार्ट हुई तो यू क्या था, प्लस में था ना, तो ये प्लस यू से स्टार्ट हुआ। और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा हाइट बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे हम इधर को आ रहे हैं, इधर को आ रहे हैं ना, वैसे वैसे हाइट बढ़ती जा रही है। तो हम ऐसे जा रहे हैं, फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना है, 0। देखो ये मैक्सिमम हाइट है, तो वहां पे v कितना आएगा, 0 आएगा ना। मैक्सिमम हाइट मतलब ये कौन सा हाइट है, u स्क्वायर बाई 2g ना। अगर u हाइट से फेंको तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g तक, h मैक्स है। फिर क्या होगा, फिर नीचे आना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा तो वेलोसिटी क्या हो चुकी है, निगेटिव। तो अब देखो इधर वाले साइड में आ जाए, हाइट कम होती जा रही है, हम नीचे आते जा रहा हूँ, v निगेटिव में बढ़ता जा रहा है, निगेटिव में बढ़ते बढ़ते कहाँ आ जाएंगे, माइनस यू पे। जब यहाँ पहुंचेंगे तो माइनस यू, तो यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगा ग्राफ ना। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट बनाए गए हैं वो हमारा एक्चुअल में नहीं है ना, ये सारा जो पार्ट है ये सब हाइपोथेटिकल पार्ट है ना, मैथमेटिकली वो सब बस आएगा, प्रैक्टिकली वो सब पार्ट नहीं है ना। समझ आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, निगेटिव पार्ट नहीं आएगा ना। v निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, ये ध्यान रखना ना, हाइट निगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पर। वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है, हाइट निगेटिव नहीं हो सकता ना, वो जमीन तोड़ के अंदर नहीं जा सकता ना। जमीन के ऊपर फेंका गया है, ग्राउंड के ऊपर, तो ये कभी भी इसके नीचे नहीं जाएगा, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। वेलोसिटी निगेटिव आएगी ना, ऊपर जाने पे वेलोसिटी प्लस है, नीचे आने पे निगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव इधर ग्राफ बनेगा, बट इधर ग्राफ नहीं बनेगा। सब कुछ चमक रहा है भाई, ग्राफ में ऐसे पूरा मोशन हो रहा है, इसलिए एरो बना दिया है कि ऐसे दिखे। तो जब भी देखो आपको v वर्सेस s का ग्राफ बनाना रहेगा ना, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ना, जब भी आपको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना रहेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे एक्सप्रेशन लिख दोगे ना। ये एक्सप्रेशन देख करके फिर आप पैराबोला का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, वो ड्रॉ कर दोगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पैराबोला अगर आपको करना आता है तो आप आराम से v वर्सेस s का ग्राफ बना सकते हो। पैराबोला हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है v वर्सेस s का ग्राफ कैसे बनाना है। तो अब देखो अभी तक हमने ग्राफ में क्या क्या सीखा, हमने ग्राफ में सबसे पहले सीखा था ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ को कन्वर्ट कैसे करते हैं, कोई एक ग्राफ दे दिया तो उसको देख के ग्राफ को कन्वर्ट करना आना। अब हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कि ग्राफ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब वो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। रजत अनम्यूट करके बता क्या बोलना चाह रहा है। हेलो सर। हाँ रजत बता। सर ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्या? अबे रजत, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है, ये इस फॉर्मूले और तेरे फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। हाँ ये यू स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो वही, तूने भी तो वही चीज लिख रखी है ना, तूने यू स्क्वायर को इधर लाके लिख दिया है तो दोनों सेम ही ना। हाँ सर। ठीक है ना, सेम चीज है, तूने भी वही चीज बोल रहा है, यू स्क्वायर को दूसरे साइड कर दे।
ये तेरी डाउट सुन के मुझको एक बार याद आ गया। एक बार मैं 7th क्लास के एक बच्चे को पढ़ा रहा था, मतलब 7th क्लास का एक फाउंडेशन का बैच था, उनको पढ़ा रहा था। तो अभी तो मैं पढ़ाना छोड़ दिया, वो इतना मैं परेशान हो जाता था 7th वालों को पढ़ाने में। उनको एक बार मैं कुछ तो चीज समझा रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ तो ऐसा हुआ था कि मान लो कुछ x इक्वल टू कुछ 5+2 आया ऐसा। तो मैंने उसको कुछ वहां पे 5+2 था, तो मैंने उस सीक्वेंस उल्टा लिख दिया 2+5। तो एक बच्चा उठ के आया, सर ये क्या कर दिया आपने, सर ये 5+2 होगा। तो मैं शॉक्ड हो गया कि अरे क्या हो गया भाई ये। तो मैं बोला क्यों, ऐसा क्यों। तो सर ये 5+2 पहले 5 ही आएगा। तो मैं बोला दोनों का रिजल्ट समझाया उसको भाई कि रिजल्ट तो सेम ही होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो तूने भी वही याद दिला दी मुझे। ठीक है, समझ आया ना, यू स्क्वायर इधर लेके आ उधर, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। छोटे बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही डिफिकल्ट काम है भाई। फिर तो मैंने पढ़ाना ही भाई फाउंडेशन एकदम बंद कर दिया। अब 10वीं तक के बच्चों को इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, परेशान हो जाता हूँ, उनको कुछ भी डाउट होता है। चलो, तो हम लोग अब देखो क्या करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ को अप्लाई करने जा रहे हैं ना। क्वेश्चंस जब आएंगे तो कैसे हमें ग्राफ को अप्लाई करना है। तो जैसे इलस्ट्रेशन जो एक पूछ रहा था पार्थ ना, वही वाला हमें पहले स्टार्ट करना है। तो जैसे देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि कोई पार्टिकल है, वो रेस्ट से शुरू करता है चलना, और पहले एक्सेलरेट करता है विथ एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम ना, कुछ देर तक एक्सेलरेट किया, फिर वो रिटार्ड करने लग जाता है। माइनस बीटा मतलब बीटा रिटार्डेशन है, और फिर फाइनली आकर के रेस्ट पे आ जाता है। इफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी, तो हमें बताना है कि ये मैक्सिमम स्पीड पार्टिकल की कितनी आई होगी, और टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया होगा ना। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with acceleration alpha for some time, then it retards with retardation beta and comes to rest if total time of journey is t, then find पार्ट 1 उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी ये निकालना है, और टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो देखो, जहां पे भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, जहां पे बोला जाए कि कोई पार्टिकल पहले इतनी देर तक एक्सेलरेट किया, फिर इतनी देर तक रिटार्ड किया, या हो सकता है उसमें और भी चीजें एडेड हो कि इतनी देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, जहां पे इस टाइप की चीजें जब ऐड होंगी, तो वहां पर हम लोग ग्राफ को यूज करें अगर, तो ज्यादा बेटर होता है सॉल्व करना इन कंपेरिजन टू बिना ग्राफ के सॉल्व करना। सॉल्व दोनों तरह से होगा ना, बिना ग्राफ के भी हम कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, बट ग्राफ से सोचना थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों तरह से सॉल्व करेंगे ना। तो मान लो अगर मैं इसको बिना ग्राफ के सॉल्व करता हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा, पहले एक्सेलरेट कर रहा था ना, पहले एक्सेलरेट कर रहा था तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मान लो एक्सेलरेट कितनी देर तक किया, t1 टाइम तक, फिर रिटार्ड करने लगा, और कितनी देर तक रिटार्ड किया होगा, t2 टाइम तक, फाइनली फिर से रेस्ट पे आ गया ना, रेस्ट से चला है और रेस्ट पे आया है फाइनली। तो टोटल जो टाइम ऑफ जर्नी होगी वो t1 प्लस t2 हो गई, उसकी वैल्यू दी हुई है ना, t दी हुई है। फिर
अगर हम यहाँ सोचे कि स्पीड मैक्सिमम कब हुई होगी, तो यहाँ रेस्ट से शुरू हुआ और पहले एक्सेलरेट कर रहा था तो स्पीड बढ़ती गई होगी ना, यहाँ तक बढ़ती गई होगी, फिर रिटार्डेशन शुरू हुआ तो स्पीड कम होना शुरू हो गई होगी, तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी ना बीच में इस पॉइंट पर। तो इनको हम नाम दे देते हैं, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो बी पे स्पीड मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू कितनी हम मान लेते हैं कुछ वी मैक्स। तो अगर हम ए से बी तक के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएं ना, ए से बी तक के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएं, तो v इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, ए पे 0 है ना, ए की वैल्यू कितनी है अल्फा और टाइम कितना है t1। तो हमने पॉइंट ए पे स्पीड निकाल ली। फिर हम बी से सी तक के लिए इस चीज को सॉल्व करें। बी से सी तक के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे ना, बी से सी तक के लिए सॉल्व करेंगे तो इनिशियल स्पीड कितनी है, वी मैक्स है ना, तो और फाइनल स्पीड 0 है, तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल है वी मैक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी है इस बार माइनस बीटा ना, रिटार्डेशन है ना, बीटा मैग्नीट्यूड है और रिटार्डेशन इसलिए माइनस बीटा इंटू T2 ना, रिटार्डेशन है तो रिटार्डेशन का साइन जो होगा बीटा इधर को लग रहा होगा और स्पीड उसकी जो होगी इधर को होगी, तो इसलिए अपोजिट में तो माइनस लगाया। तो यहां से देखो हमें आ जाएगा वी मैक्स इक्वल टू आ जाएगा बीटा इंटू T2। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से बोल सकते हैं कि अल्फा T1 इज बीटा T2। तो T1 बाय T2 कितना होगा, बीटा बाय अल्फा। T1 T2 का देखो हमें यहाँ पे रेशियो पता चल गया ना, T1 T2 का रेशियो पता चल गया, V मैक्स दोनों जगह है तो उसको इक्वेट कर दिया है। T1 T2 का रेशियो पता है, T1 T2 का सम भी पता है हमें। तो अब दो अननोन दो इक्वेशन, इससे T1 T2 आ जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट भी सॉल्व करना बताया ना, अगर आपको ऐसे रेशियो पता है और सम पता है तो आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो, T1 चाहिए तो T1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू T1 T2 का सम, ऐसे T1 निकाल सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है, दो अननोन दो इक्वेशन आप चाहे जैसे सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ऐसे T1 चाहिए तो T1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू T1 T2 का सम T। सेम वे में बीटा निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो, T2 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू T1 T2 का सम, तो ऐसे T1 T2 आ गए। अब T1 T2 आ गए तो आप यहाँ पर V मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, उससे V मैक्स आ जाएगा ना। तो V मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, मान लो इक्वेशन 1 से अगर हम बोलें तो V मैक्स हो जाएगा अल्फा T1, अल्फा इंटू T1 कितना आया बीटा T अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है वी मैक्स कैसे निकाला हमने। फिर देखो हमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पूरा हमें यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपको टाइम पता चल गया है, T1 पता है, यहाँ की इनिशियल स्पीड पता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए भी आपको फाइनल स्पीड पता है 0, आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हो या ये भी। फाइनल स्पीड पता है तो vt माइनस हाफ AT स्क्वायर लगा दो और a की वैल्यू माइनस बीटा लिखो, तो उससे आ जाएगा। तो ऐसे हम दोनों निकाल के ऐड कर देंगे, बट मैं और अच्छा तरीका बताता हूँ। आप देखो क्या करो, ये पूरा यहां से यहां तक ए से बी तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहे हैं ना, तो इनका एवरेज स्पीड कितना बोलोगे, ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जहां कांस्टेंट होता है वहां एवरेज कैसे निकालते हैं, u प्लस वी बाई टू ना। u कितना है, u कितना है 0 ना, और v कितना है v मैक्स है, तो यहां से यहां ए से बी तक का एवरेज कितना आएगा, बोलो बच्चों ए से बी तक का एवरेज कितना आएगा।
v/2 ना, u प्लस v/2, तो ये कितना आ जाएगा? एवरेज अगर हम निकालें a से b तक का, इधर लिखता हूं मैं ना, a b c, यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे v मैक्स है, और यहाँ पे फिर से 0 है। तो a से b तक का एवरेज निकालूंगा तो वो आ जाएगा u प्लस वी मैक्स बाई 2, मतलब v मैक्स बाई 2। फिर b से c का अगर एवरेज निकालूं तो कितना आएगा? b से c में b तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो भले ही रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन, उससे मतलब नहीं है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन, उससे मतलब नहीं होता ना। एवरेज का फॉर्मूला सेम आएगा, u प्लस वी बाई 2। तो u कितना है? v मैक्स, और v कितना है? 0। तो यहां से यहां तक का एवरेज कितना आएगा? v मैक्स बाई 2। मतलब पूरा a से c तक के लिए एवरेज स्पीड क्या हो रखी है? पूरा a से c तक के लिए एवरेज क्या हो रखा है? कांस्टेंट है ना, v मैक्स बाई 2, पूरा a से c तक के लिए। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एवरेज हमारा पूरी जर्नी का आ गया v मैक्स बाई 2, पूरा a से c तक के लिए। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया है ना, a से c तक का t है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दोगे? v मैक्स इंटू टी बाय 2। और v मैक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली ना, अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी बाई 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको चमका मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल अगर हमें एवरेज पता चल गया तो एवरेज के लिए क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ये देखो, हमने इस चीज को जो किया ये बिना ग्राफ के किया ना, ये हमारा मेथड 1 था। प्रांजल नाम बहुत स्टाइलिश रखा है, प्रांजल डीपीडी, लग रहा है सीआईडी वगैरह में काम करती हो एकदम। डीपीडी, इसका क्या मतलब है प्रांजल डीपीडी का? प्रांजल बता क्या डीपीडी का मतलब है? अच्छा अच्छा, अरे ये तो मैंने शायद तेरे से पहले भी पूछा था। नहीं, एक बार पहले भी पूछा है मैंने शायद डीपीडी का मतलब। हाँ, ओके। असली स्टाइलिश तो श्रेयस कुलकर्णी ने अपना नाम लिखा हुआ है। देखो दोनों तरफ स्टार लगा रखा है, बीच में डॉट डॉट लगा रखा है, फुल अपने नाम को सजा रखा है। तो चलो हम लोग मेथड 2 से करते हैं। तो देखो मेथड 2 में क्या है, बट प्रांजल का भी है स्टाइलिश नाम, देश पांडे को प्रांजल ने भी अच्छे से लिखा है डीपीडी। लग रहा है पता नहीं कौन सा सीआईडी वाईडी वाले ग्रुप से है। तो देखो बच्चों, हम लोग इस चीज को ग्राफ में दिखाते हैं ना, मेथड 2। अभी तो प्रांजल तू शिफ्ट नहीं हुई होगी ना, अभी अभी उड़ीसा में ही होगी ना? उड़ीसा में कहाँ पे रह रही है? भुवनेश्वर में? अच्छा, ओके। तो देखो भाई, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं v वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हैं ना। तो इस चीज को जो यहाँ पे भी देखो चीजें वैरी कर रही होंगी ना, कि इतने से इतने टाइम के लिए ये वेलोसिटी है, फिर इतने से इतने टाइम के लिए ये वेलोसिटी है। तो इन सब चीजों को हम लोग पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, एक्सिलरेटेड मोशन है, फिर रिटार्ड हो रही है। तो ऐसे ही आएगा ना, कांस्टेंट एक्सिलरेशन में वीटी ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन आता है ना, v इक्वल टू यू प्लस 80 से। और ये वाला जो स्लोप होगा यही हमें एक्सेलरेशन बताएगा, और इधर वाला जो स्लोप होगा वो रिटार्डेशन बताएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन। एक चीज ये ध्यान रखो, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे बनी हुई है तो स्लोप के लिए हमें इधर से एंगल देखना होता है, लेकिन अगर हम इधर का इस एंगल का tan निकालें तो मैग्नीट्यूड में tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा सेम ही होता है ना।
मैग्नीट्यूड वाइज tan थीटा और tan 180 माइनस थीटा सेम होता है, बस साइन का डिफरेंस है। ये वाले tan थीटा को निकालोगे तो माइनस में आएगा, इधर से निकालोगे तो वो tan 180 माइनस थीटा प्लस में आएगा ना। tan थीटा में अगर थीटा 90 से कम है तो प्लस में आएगा, 90 से ज्यादा है तो माइनस में आएगा ना। तो कभी भी हमें अगर मान लो ये निकालना है तो मैं इधर से निकालूंगा tan और माइनस करके बता दूंगा, समझ रहे हो सब लोग ना। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन का मुझे स्लोप चाहिए तो मैं इधर से नहीं निकालूंगा, इधर से निकालूंगा माइनस करके बता दूंगा ना। तो इधर से ये स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा और ये स्लोप मुझे रिटार्डेशन देगा। तो अब देखो मुझे बताया गया कि भाई पहले अल्फा से एक्सेलरेट किया गया, फिर बीटा से रिटार्ड किया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सब जो हुआ t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया होगा और t2 टाइम तक रिटार्ड किया होगा, और टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है, t है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, इसके अंडर का टोटल एरिया निकाल लूंगा ना। और अगर टोटल एरिया निकालना है तो बस मुझे ये हाइट चाहिए, ये बेस पता है ना मुझे, ये बेस कितना है कैपिटल टी, और ये हाइट कितना होगा वी मैक्स, वी मैक्स होगा। ठीक है, क्लियर है सबको। तो अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वी मैक्स आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थोड़ा देखो अपना सोचने का काम आसान हो जाता है ना। जो डिस्प्लेसमेंट निकालने में यहाँ से आपको सोचना आसान लगेगा, लेकिन उधर से मान लो मैंने ये मेथड बताया, अगर ये नहीं बताता तो आपको, अगर नॉर्मली करते यहाँ से यहाँ तक यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर सबको लेकर के सॉल्व करते तो बहुत टाइम टेकिंग जाता है वो सब। जो काम ऐसे यहाँ से देख करके तुरंत हो रहा है वो काम यहाँ से टाइम टेकिंग हो रहा होगा। सॉल्व होगा दोनों तरह से, बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा वैसे करने में। अब वी मैक्स निकालना है तो मुझे पता है यहाँ का स्लोप पता है, यहाँ का स्लोप पता है ना, मैग्नीट्यूड पता है ना दोनों जगह से। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan अल्फा, यहाँ का जो भी एंगल होगा उसका tan क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा अल्फा। तो एक्सेलरेशन tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, वी मैक्स अपॉन में t1। तो यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू निकाल लूंगा अल्फा t1। फिर दूसरा मुझे पता है कि अगर मैं इधर से, पार्थ क्या हो गया, देख मैं ये बोल रहा था ये वीटी ग्राफ है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस, ये बेस दिया है ना, टोटल टाइम दिया है, इंटू हाइट। ये हाइट कितनी आएगी, ये जो वी मैक्स होगा, वी मैक्स ही होगा ना। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब दूसरा, अगर मैं इधर से स्लोप निकालूं तो इधर का स्लोप रिटार्डेशन देगा ना, तो इधर का स्लोप निकालूंगा। बीटा मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, बीटा मैग्नीट्यूड है, तो इधर के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बीटा है, और स्लोप निकालूंगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वी मैक्स अपॉन में t2 ना। मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना, इधर के एंगल का tan ले लूंगा तो वही मैग्नीट्यूड होगा, वी मैक्स अपॉन में t2। तो इधर से मैं वी मैक्स लिख सकता हूँ, वी मैक्स आ गया बीटा t2। तो एक इक्वेशन आई वी मैक्स की बीटा t2 और एक आई वी मैक्स की अल्फा t1। अब फिर से वही कर लूंगा कि भाई दोनों इक्वेट करके, अब आगे का काम तो वही सेम है। यहाँ पे अब मैं लिख लूंगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। तो t1 t2 का रेशियो आ गया और t1 t2 का सम पता है ना, t1 t2 का सम पता है। तो अब मैं t1 निकाल लूंगा, t2 निकाल लूंगा, t1 t2 आ जाएगा तो v मैक्स आ जाएगा ना। t1 या t2 आ गया तो v मैक्स आ गया, फिर v मैक्स यहाँ रख दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो समझ लो
प्रॉब्लम में ग्राफ कैसे हम यूज करेंगे। हाँ, ग्राफ वाला मेथड हमेशा जहां पे चीजें वेरी कर रही होंगी वहां पे इजी पड़ता है सॉल्व करने में। आप पूरा वीटी ग्राफ बना लो और उसको लेकर के फिर सोचो। अब ये नोट कर लो, फिर एक और प्रॉब्लम इस पे कराता हूँ। अभी समझ लो ना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। पहले हमने ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा, फिर ग्राफ को कन्वर्ट करना सीखा, और अब हम लोग कर रहे हैं ग्राफ को अप्लाई करना ना, प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे। सरायु है कि नहीं आज? कुछ एक बार भी तूने कुछ आंसर वगैरह नहीं किया? सरायु, कुछ डाउट वाउट? आज तुझे कुछ भी नहीं है, शांत बैठी है, क्या हो गया? चलो अब हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं पहले लिख देता हूं ना। देखो इसमें क्या है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerate at uniform rate of 5 meter per second square for some time, then moves with constant speed for some time. For some time, and retards at the same uniform rate and comes to rest. Total time for journey is total time for journey is 25 seconds, and average speed of journey is average speed of journey is 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैं एक काम करता हूँ, मैं ये किसी टाइप का और एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ। ये दोनों प्रॉब्लम आपको घर से पहले ट्राई करना है ना, जैसे मैंने समझाया। इनका वीटी ग्राफ बनाना है और ग्राफ में सोचना है ना, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, तो जितने में उतने में समझाते आएगा नहीं अच्छे से।
तब तक एक और प्रॉब्लम और दे देता हूँ और दोनों आप लोग घर पे ट्राई करो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख रहा हूँ ना, आप भी ये प्रॉब्लम लिख लिया होगा या अभी लिखना है? प्रथमेश गलत है। ठीक है, तो मैं एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का लिख देता हूँ ना, और ध्यान रखो कि ट्राई कैसे करो, ग्राफ बना के करो ना। चलो फिर एक और प्रॉब्लम लिखते हैं। बिटवीन द टू स्टेशंस a train accelerates from rest uniformly first, then moves with constant velocity श्रेयस गलत है भाई, moves with constant velocity and finally retards uniformly. If the ratio of time taken be, if the ratio of time, हाँ नहीं सही लग रहा है, टाइम टेकन 1:8:1 and the maximum speed it attained is 60 km/h, then what is the average speed over the whole journey? ठीक है, तो ये भी कर लेना। और देखो लगे तो आप बिना ग्राफ के भी करो और ग्राफ का यूज करके भी करो, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा ना कि ग्राफ से सोचना थोड़ा इजी पड़ता है। मैं थोड़ी देर बाद ये जो भी नोट्स हैं आज के वो भी डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर अभी तक जो किया सब क्लियर है ना आप लोगों को? सुमिति, फिर अभी वो तेरे को जो डाउट था वर्ड प्रॉब्लम में, फिर वो आज नहीं अब करना है डिस्कस ना? श्रेयस मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कौन सा वीडियो भेजना है, तो थोड़े टाइम बाद मैं भेज दूंगा। चलो ओके फिर बच्चों, बाय बाय।